जय हिंद साथियों। 24 दिसंबर 1999 की बात है। इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट IC-814 काठमांडू से टेक ऑफ करती है। यह फ्लाइट दिल्ली जा रही है। आमतौर पर काठमांडू से दिल्ली जाने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस फ्लाइट में बैठे क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स शायद इस बात से अनजान थे कि उनके लिए दिल्ली की दूरी बहुत दूर होने वाली है, क्योंकि थोड़ी ही देर में 5 हाईजैकर्स के द्वारा इस प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है और पैसेंजर्स को रिहा करने के लिए $200 मिलियन की रकम मांगी जाती है इंडियन गवर्नमेंट से। और इसके साथ ही साथ और ढेर सारे बड़े बड़े डिमांड्स किए जाते हैं, जैसे कि कई आतंकवादियों को जेल से रिहा करना। और अगले 7 दिन तक पूरा देश दिल थाम कर इस हंगामे को टीवी न्यूज चैनलों पर देखता है। ये इंडियन हिस्ट्री में आज तक का सबसे बड़ा और सबसे लास्ट हाईजैक है। जी हाँ, आप सही सुने हैं कि इसके बाद से आज तक कोई हाईजैकिंग प्लेन की नहीं हुई है। इसलिए इस पूरे इंसिडेंट को गहराइयों से समझते हैं। काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। Plane was carrying 11 crew members and 179 passengers. काठमांडू से जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो उसके थोड़े ही देर बाद कुछ 5 मास्क लगाए लोग खड़े होते हैं और खाना सर्व किया जा रहा था उस खाने को छीनने लगते हैं। और खाना छीनने के बाद तुरंत ही अनाउंस करते हैं कि इस फ्लाइट को हम लोगों के द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। और बहुत जल्द ही अनाउंस करते करते हाईजैकर्स पायलट के कैबिन में घुस जाते हैं और कैप्टन देवी शरण को गन पॉइंट पर लेकर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वेस्ट की दिशा में उड़ते रहो, स्पेशली पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट की तरफ। लेकिन पाकिस्तानी एयरलाइन ट्रैफिक कंट्रोल इस फ्लाइट को अपने लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करने से मना कर देता है। और इसके बाद 4:40 पर इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पता चलता है तो वे अपने फ्लाइट IC-814 से कांटेक्ट करते हैं। तब कैप्टन देवी शरण उन्हें सारी घटना बताते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान से रिक्वेस्ट किया जाए कि हमें लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करने दें। फ्लाइट में फ्यूल बहुत कम बचा है, हम बहुत ज़्यादा देर ऊपर नहीं उड़ सकते हैं। और कैप्टन देवी शरण बताते हैं कि जल्द से जल्द रिक्वेस्ट करके हमें लैंड कराने की अनुमति प्रदान की जाए, नहीं तो यहाँ हाईजैकर्स फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और ये पैसेंजर्स को मारने की धमकी दे रहे हैं। इसके बाद करेक्ट 6:30 बजे इंडियन हाई कमीशन पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करने की कोशिश करती है कि हमारे फ्लाइट को लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कराने दिया जाए, क्योंकि उसमें फ्यूल बहुत कम बचा है और हाईजैकर्स फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। वो धमकी दे रहे हैं कि हम पैसेंजर्स को मारने लगेंगे। लेकिन फिर भी यह प्रयास नाकाम रहता है और पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल मना कर देती है इस फ्लाइट को लाहौर में लैंड करने देने से। कैप्टन देवी शरण हाईजैकर्स से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि प्लेन में फ्यूल बहुत कम बचा है और हम ऐसे ऊपर इंतजार नहीं कर सकते, हमें कहीं ना कहीं लैंड करना होगा। तब हाईजैकर्स इनकी बात को समझते हैं और ये हाईजैकर्स को कन्विंस करने में सक्सेस हो जाते हैं। हाईजैकर्स इस बात को मान जाते हैं कि हम रीफ्यूलिंग के लिए अमृतसर में एरोप्लेन को लैंड करा देंगे। ये भारतीय गवर्नमेंट के लिए, अथॉरिटीज के लिए बहुत ही अच्छा मौका था, जबकि हाईजैकर्स ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमने इंडिया की फ्लाइट को हाईजैक किया है और इसके बाद इस फ्लाइट को इंडिया में ही लैंड कराया जाए, क्योंकि इंडियन अथॉरिटी के लिए ये बहुत बड़ा अपर हैंड होगा। ऐसी क्राइसिस वाली सिचुएशन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगी। लेकिन कैप्टन देवी शरण के कन्विंस करने के बाद फ्लाइट को धीरे धीरे अमृतसर एयरपोर्ट की तरफ लाने लगते हैं और लोगों के दिल में थोड़ी थोड़ी खुशी की माहौल जगने लगा था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जिसका कोई भी अंदाजा नहीं था। आखिर क्या गलती कर बैठी इंडियन अथॉरिटी? एक गलती नहीं, कई गलतियां हुई। आप सुनिए धीरे धीरे। 7 बजे यह फ्लाइट अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करती है और कैप्टन देवी शरण इंसिडेंटली रिक्वेस्ट करते हैं कि इस फ्लाइट को तुरंत रिफ्यूल कर दिया जाए, क्योंकि हाईजैकर्स बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और ये धमकी दे रहे हैं कि हम पैसेंजर्स को मारने लगेंगे। लेकिन अगला 5 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद 15 मिनट भी बीत जाता है और कोई रिस्पांस नहीं आता है रिफ्यूलिंग के लिए।
तब हाईजैकर्स एक राम सिंह नाम के पैसेंजर्स के ऊपर चाकू से हमला कर देते हैं और उनके गर्दन पे काफी चोट आती है। लास्ट में वो इसी वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। तब कैप्टन देवी शरण एक बार पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इस फ्लाइट को रिफ्यूल कर दिया जाए। और सबसे कमाल की बात सुनिए कि उस समय पंजाब पुलिस ऑफ डायरेक्टर को इस घटना के बारे में सिर्फ 1 घंटे पहले पता चला है, वो भी किसी ऑफिशियल अथॉरिटी के द्वारा नहीं, बाकी न्यूज चैनल पर टीवी देखकर पता चला है। कितनी मिसकम्युनिकेशन थी हमारे इंडिया में उस समय। हाईजैकिंग के बाद एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया जाता है और एक अथॉरिटी बनाई जाती है, और जब प्लेन लैंड करती है इसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप एक प्लान बनाता है कि क्यों ना जब हमारा टैंकर रिफ्यूल करने के लिए प्लेन को जाएगा तो उसमें कुछ पंजाब पुलिस के जवान को बिठा दिया जाए। वह जाकर रिफ्यूल करते समय प्लेन के टायर को पंचर कर देंगे, जिससे प्लेन रनवे पर दौड़कर टेक ऑफ नहीं कर पाएगी। और इस प्लान के साथ साथ एक और प्लान था कि क्यों ना एक टैंकर को ले जाकर इस प्लेन के सामने खड़ा कर दिया जाए, जिससे प्लेन आगे नहीं बढ़ पाएगी तो टेक ऑफ नहीं करेगी। और इस प्लान को फुलफिल करने के बाद एक लगभग 40 मिनट के बाद एक फ्यूल टैंकर को एरोप्लेन की तरफ भेजा जाता है, लेकिन उस फ्यूल टैंकर का ड्राइवर गाड़ी को काफी तेज चला रहा था। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को लगता है कि इससे कहीं हाईजैकर्स को शक ना हो जाए कि ये गाड़ी इतनी तेज क्यों आ रही है। तब वो लोग ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि गाड़ी थोड़ा धीमे चलाओ। अब पता नहीं क्या हुआ, उसे समझ में नहीं आया या वो कुछ और सुन लिया, उसने रनवे पर पहुंचने के थोड़ा हल्का सा गाड़ी रनवे पर चढ़ चुकी थी और वहीं गाड़ी को खड़ा कर दिया। और इसके बाद फ्लाइट में जो हाईजैकर्स पायलट के साथ बैठे थे वो इस घटना को देख लिए और उन्होंने तुरंत कैप्टन देवी शरण को प्रेशराइज किया कि तुरंत बिना रिफ्यूल किए इस प्लेन को टेक ऑफ कराओ। ये लोग कुछ ना कुछ जरूर घटना घटाने वाले हैं, कुछ ना कुछ जरूर खेल खेल रहे हैं। और बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके मारने की धमकी दे करके उस प्लेन को तुरंत टेक ऑफ कराने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद कैप्टन देवी शरण टेक ऑफ कराने के लिए तैयार करते हैं उस प्लेन को। और जब रनवे पे रनिंग कर रही थी प्लेन, बहुत बाल बची है उस फ्यूल टैंकर से टकराने में, और बचने के बाद पुनः फ्लाइट हवा में टेक ऑफ कर जाती है। इसके बाद फिर से पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट की तरफ जाने का निर्देश देते हैं हाईजैकर्स, और कैप्टन देवी शरण पाकिस्तानी एयरलाइन कंट्रोल से पुनः संपर्क करते हैं कि हमें लैंड कराने दिया जाए, नहीं तो हमारे पास फ्यूल बहुत कम बचा है और हम यहीं सारे के सारे मारे जाएंगे। और फिर भी यह प्रयास नाकाम होता है और पुनः कैप्टन देवी शरण इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज करते हैं हम सब मरने वाले हैं। और वहां लाहौर एयरपोर्ट पे सारी लाइटें बंद कर दी जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि हाईजैकर्स जबरदस्ती इस एयरपोर्ट पे लैंड कराने की कोशिश करेंगे कैप्टन के द्वारा। इसलिए सारी लाइटें एयरपोर्ट की बंद कर दी गई, जिससे एयरपोर्ट बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। लेकिन हाईजैकर्स कैप्टन को इतना प्रेशर दे रहे थे कि कहीं भी लैंड कराओ, किसी प्रकार से लैंड कराओ, हमें ये नहीं जानना है कि हम कहां लैंड कर रहे हैं, लेकिन इस फ्लाइट को जल्दी से जल्दी पाकिस्तान में लैंड कराओ। तब कैप्टन देवी शरण फ्लाइट को थोड़ा नीचे लाते हैं और रियलाइज करते हैं कि हम एक हाईवे पे क्रैश लैंडिंग करने जा रहे हैं। और एक लास्ट मैसेज पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास करते हैं कि हम एक हाईवे पर क्रैश लैंडिंग करने जा रहे हैं, हम सारे के सारे मारे जाएंगे। और इस लास्ट मैसेज को देखकर पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल अपने यहाँ लैंड कराने की अनुमति दे देता। 8:07 पे इंडिया पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता है कि इस प्लेन को दोबारा ना उड़ने दिया जाए, क्योंकि इंडिया का प्लान था कि इस्लामाबाद में बैठे इंडिया के हाई कमिश्नर श्री पार्थ सारथी को नेगोशिएट करने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पे भेजा जाएगा। और फाइनली लाहौर एयरपोर्ट पे इस प्लेन को रिफ्यूल कर दिया जाता है। और रिफ्यूल करने के बाद पाकिस्तान के द्वारा काफ़ी नेगोशिएट कराने की कोशिश की जाती है कि कम से कम बच्चों और औरतों को तो रिलीज़ कर दें ये हाईजैकर्स, लेकिन इस कम्युनिकेशन में हम पूरी तरह से नाकामयाब रहते हैं और प्लेन पुनः वहाँ से टेक ऑफ ना कर पाए, इसलिए सारी लाइटें एयरपोर्ट की बंद कर दी जाती हैं। उसके बाद
पूरे प्लेन को चारों तरफ से कमांडोज के द्वारा घेर लिया जाता है, लेकिन हाईजैकर्स से नेगोशिएशन का कोई फायदा नहीं होता है और उनकी मांगे भी पूरी नहीं होती हैं, जिसे लेकर वो एक और पैसेंजर के ऊपर हमला कर देते हैं जिनका नाम था रूपिन कटियार। 25 साल के गुड़गांव के एक आदमी थे जो अपनी पत्नी के साथ उस प्लेन में हनीमून से वापस लौट रहे थे। रूपिन कटियार का बाद में देहांत हो जाता है। पाकिस्तान का काम था सिर्फ हमारे हाई कमीशन को हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराना ताकि वो इस्लामाबाद से आसानी से लाहौर तक आ सके, इंडिया और हाईजैकर्स के बीच नेगोशिएशन कर सके। लेकिन पाकिस्तान ने ये हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराने में 3 घंटे लेट कर दिए। जब वो यहाँ पर पहुँचे तो फाइनली प्लेन टेक ऑफ कर चुकी थी। अब आप सोचिए, जब सारी लाइटें ऑफ कर दी गई थी, प्लेन को चारों तरफ से कमांडोज के द्वारा घेर लिया गया था, तो उसके बाद ये प्लेन टेक ऑफ कैसे कर गई। लेकिन क्या कहा जा सकता है, ये जब अपने देश से टेक ऑफ कर गई तो दूसरे के देश में रोकना हमारे बस की बात नहीं है। ये प्लेन कैसे टेक ऑफ कर गई इसके बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आगे की कहानी में कुछ क्लूजन जरूर मिलते हैं। यह फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ करने के बाद ओमान की तरफ रवाना होती है, लेकिन ओमान में भी रिजेक्शन मिलता है। वहाँ से भी इस फ्लाइट को लैंड कराने की अनुमति नहीं होती है हाईजैकर्स को, और इस प्लेन की अगली लैंडिंग दुबई एयरबेस पे होती है और रात के 3 बजे से बहुत कड़ी नेगोशिएशंस के बाद फाइनली 26 पैसेंजर्स को ये हाईजैकर्स रिलीज कर देते हैं और इन 26 पैसेंजर्स को इंडिया एयरलाइन स्पेशल एयरक्राफ्ट से दुबई से इंडिया वापस लाया जाता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे मेंबर्स उस प्लेन में ही फंसे थे। इसी समय सिविल एसोसिएशन मिनिस्टर शरद यादव भी इस फ्लाइट में मौजूद थे और ये कंपनी करते हुए दुबई से लेकर उन 26 पैसेंजर को इंडिया तक लाते हैं। और इन 26 पैसेंजरों के द्वारा हमें पता चलता है कि प्लेन में आदमी, औरतें और बच्चों को सेरीगेट करके रखा गया था। उनकी आंखों पे पट्टियां बांध के रखी गई थी ताकि वो किसी को भी देख ना पाएं और कुछ एक्टिविटीज ना कर पाएं। औरतें बताती हैं कि हाईजैकर्स उनके साथ डिसेंटली बिहेव भी कर रहे थे। 5 हाईजैकर्स ने अपने अलग अलग नाम रखे थे, जिसमें जो उनका हेड था उसका नाम चीफ था और अगले जो 4 थे उनमें से एक बर्गर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा शंकर और चौथा बोला। ये चारों उस फ्लाइट में अपना अलग अलग नाम रखे थे, लेकिन बाद में जो हमें पता चला वो रियल नाम उनका ये है। पहला इब्राहिम अख्तर, दूसरा शाहिद अख्तर शहीद, तीसरा सनी अहमद काजी, चौथा जहूर मिस्त्री और 5वां साकिर नाम के ये 5 हाईजैकर्स, जो कि बाद में हमें इनके बारे में पता चला। ये ज़्यादातर हाईजैकर्स खुद पाकिस्तानी थे। कैप्टन और एयर होस्टेस बताती हैं कि बर्गर नाम का जो हाईजैकर्स था वो वास्तव में दिल जीत लिया था पैसेंजर्स का, उनसे बात करके और उन्हें गाने सुना करके, उन्हें अच्छी अच्छी बातें, मज़ेदार बातें सुना करके। एक तरफ ये डिसेंटली बिहेव कर रहे थे और एक तरफ ऐसी बातें सुनाई देती हैं कि ये दिल जीत रहे थे पैसेंजर्स का। एक औरत बताती है कि उसका बच्चा भूख के मारे रो रहा था, लेकिन इस कंडीशन में भी हाईजैकर्स ने उसे डांट कर कहा कि इसे तुरंत चुप कराओ। वहां पर एक दिन बीता और हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। खाना पानी की कमी थी, टॉयलेट ओवरफ्लो कर रहे थे और फिर अगले दिन और प्लेन टेक ऑफ कर जाती है। दुबई से टेक ऑफ करने के बाद प्लेन अफगानिस्तान के कांधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 26 दिसंबर सुबह 8 बजे पहुंचती है। उस समय अफगानिस्तान में तालिबान का शासन चल रहा था और तालिबानी इंडिया को आश्वासन देते हैं कि हम मीडिएट का काम करेंगे, हम आपकी बातों को पहुंचाएंगे, हम नेगोशिएट करेंगे आपके ओर से। इंडिया इस्लामाबाद के हाई कमीशन ऑफिशियल को कांधार भेजता है। एक तरफ हाईजैकर्स, एक तरफ तालिबान जो कि हथियार लेकर और प्लेन के चारों तरफ खड़ा था, और एक तरफ हमारे हाई कमीशन। और 6 दिन इस प्लेन को हाईजैक हो चुके थे। पैसेंजर्स को कोई आइडिया नहीं लग रहा था कि क्या अब हम बचेंगे या मारे जाएंगे, हमारे साथ क्या होने वाला है। वो भूख प्यास से बिल्कुल व्याकुल थे, उनको जीने की बिल्कुल भी आशंका नहीं थी कि हमारे साथ होगा क्या, आखिर में हमारी सरकार हम पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है। तालिबानी हथियार बंद होकर प्लेन के चारों तरफ घेर रखे थे। उनका कहना था कि हम प्लेन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडियन एनालिसिस मानती है कि ये लोग
हाईजैकर्स को सिक्योरिटी दे रहे थे ताकि इंडियन फोर्सेस कोई कमांडोज ऑपरेशन ना कर पाएं हाईजैकर्स के साथ। अजीत डोभाल जो कि उस समय इंडियन स्पेशल फोर्स का हिस्सा होते थे, उन्हें कांधार भेजा जाता है टेररिस्ट के साथ नेगोशिएट करने के लिए, और वे बताते हैं कि इन्हें तालिबानी भी सिक्योरिटी दे रहे हैं। इनका कहना था कि इन लोगों को गारंटी मिली है सेफ्टी एग्जिट देने का, और इनका यह भी कहना था कि अगर ISI का इनके साथ इन्वॉल्व ना होता तो इंडिया इस हाईजैकिंग को रिजॉल्व कर लेता। और यह वही साल है जब कारगिल का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, सन 1999। इस समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो कि पाकिस्तान के साथ पीसफुल रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी के बीच पाकिस्तान ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया हम लोगों के साथ। उस समय PM की इमेज को लेकर ये बहुत बड़ा खतरा था। नहीं समझ में आ रहा था कि काठमांडू से ये सिक्योरिटी ब्रिज बना कैसे, आखिर ये हथियारबंद हाईजैकर्स प्लेन में गए कैसे। लेकिन बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम के नेपाल नेटवर्क का यूज किया गया था इसमें। इंडियन अथॉरिटी की इसी मिसहैंडलिंग को लेकर एक और थ्योरी बताई जाती है, जिसे मैं आगे वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन अभी अपनी टाइमलाइन में वापस आते हैं। कांधार में हाईजैकर्स $200 मिलियन यानी 1650 करोड़ रुपया और उसके साथ साथ 36 कैदियों की रिहाई मांग रहे थे, और इसके अलावा भी सज्जद अफगानी हरकत उल मुजाहिदीन की डेड बॉडी भी मांग रहे थे। इतना ज़्यादा पैसा, इतने सारे डिमांड्स, जो कि बहुत बड़े बड़े डिमांड से बहुत आम बात नहीं थी किसी भी देश के लिए, इतने बड़े बड़े लोगों की रिहाई करना। लेकिन इंडिया में अलग अलग टाइप के कई प्रेशर भारत सरकार के ऊपर डाले जा रहे थे। जैसे 26 दिसंबर को इसी मामले को लेकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह एक कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, और इसी बीच इस कॉन्फ्रेंस में भीड़ घुस आती है और नारेबाजी करने लगती है कि जो हाईजैकर्स मांग रहे हैं उनकी मांगें पूरी की जाए और हमारे परिवार वालों को वापस लिया जाए। वास्तव में ये उनके परिजन थे जो पैसेंजर्स उस फ्लाइट में अभी भी फंसे हुए थे। लेकिन कांधार में नेगोशिएटर अभी तक नहीं पहुंचे थे। अगले दिन 27 दिसंबर को नेगोशिएटर की टीम को लीड किया जा रहा था विवेक काजू जी के द्वारा, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी थे उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, और होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल अजीत डोभाल को भी वहां भेजा गया था। और सेम दिन प्रेशर और बढ़ता है। राजीव गांधी भवन में कुछ और भीड़ जाकर इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगती है। ये भीड़ उन क्रू मेंबर्स के परिजन थे जो लोग वहां उस फ्लाइट में फंसे हुए थे। कुछ लोग प्रधानमंत्री हाउस के बाहर भी जाकर नारेबाजी करने लगे कि हमारे परिजनों को, हमारे परिवार को वापस लाया जाए, हाईजैकर्स जो कुछ भी मांग रहे हैं उनकी मांगें पूरी कर दी जाए। और उधर तालिबान इंडियन फोर्सेस को कोई भी ऑपरेशन करने से सीधा सीधा मना कर देता है, लेकिन यह कहता है कि हम आपके और हाईजैकर्स के बीच नेगोशिएशन का काम करेंगे। तालिबानी लीडर मौलाना मोहम्मद उमर पाकिस्तान के अखबार में कहते हैं कि हाईजैकर्स को या तो अपने हथियार डाल देने चाहिए या फिर प्लेन को छोड़कर भाग जाना चाहिए। एक तरफ नेगोशिएटर्स थे और दूसरी तरफ हाईजैकर्स, और इनके बीच में मीडिएट का काम कर रहे थे तालिबानी। और कड़ी नेगोशिएशंस के बाद हाईजैकर्स की मांगों में कुछ नैरो डाउन किया गया और 36 कैदियों की रिहाई के बदले 3 कैदियों की रिहाई मंजूर की जाती है। और इस नैरो डाउन में इंडियन नेगोशिएटर्स और तालिबानी दोनों का हाथ माना जाता है। और 5वें दिन तक टॉयलेट एकदम ओवरफ्लो होने लगा था। उस समय के रॉ चीफ AS डुलेट जम्मू में पहुंचते हैं और 30 दिसंबर को चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं जो प्रिजनर्स यहाँ पर हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए। लेकिन फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि ये बहुत बड़ा घातक साबित हो सकता है, जो कि आज के ज़माने में हमारे सामने दिख रहा है। लेकिन हमारी मजबूरी थी कि हमें उन प्रिजनर्स को रिहा करना पड़ता, नहीं तो हमारे पैसेंजर्स वहाँ काफ़ी दिन से फंसे हुए थे। और इन 3 कैदियों को रिहा करा के दिल्ली ले जाया जाता है और एक्सटर्नल मिनिस्टर जसवंत सिंह के साथ एक फ्लाइट में बिठाकर कांधार भेज दिया जाता है। और फाइनली इन 3 कैदियों को रिहा करने के बाद हाईजैकर्स पैसेंजर्स को रिहा कर देते हैं। इस टाइम इंडियन अथॉरिटी एक्सपेक्ट करती थी तालिबानियों से कि ये लोग हाईजैकर्स को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन हुआ कुछ और। जब
पैसेंजर्स को वो लोग छोड़े तो तालिबानी अपनी गाड़ी लेके आए और हाईजैकर्स को उसमें बिठाकर पाकिस्तान की बॉर्डर की तरफ ले जाने लगे। तब जाकर यह एकदम क्लियर हो गया कि ये सब के सब मिले थे और ये 100% पाकिस्तानी कुत्ते थे, जो कि हमारे देश के इतने पैसेंजर्स को इतना चोट पहुंचाए, 2 को तो चोट पहुंचाए, एक जिसमें उसी कारण से जिनकी डेथ हो गई। लेकिन वह एक सुकून का पल था जब सभी लोग अपने आप को रिहा कर पाए और उसके बाद उन्हें अफगानिस्तान से इंडिया लाया गया। इस कहानी से सिर्फ एक अच्छी बात हमको सुनने के मिली है कि ये 1999 एक लास्ट प्लेन हाईजैकिंग थी। उसके बाद इंडिया ने सिक्योरिटी इतना बढ़ा दिया है कि आज तक कोई प्लेन हाईजैक नहीं हुआ है। हमने सुना भी है कि हर एक प्लेन जब उड़ान भरती है तो उसमें 2-4 स्पेशल कमांडोज के जवान बैठ जाते हैं नॉर्मल ड्रेस में। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, राधे राधे।